So last lecture we have completed discussion about एकदम simple सा topic from 11th standard, that is thermal properties of matter. अगेन यहाँ पे हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो भी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की तरह ही है, जिसका जो कंटेंट ऑफ सिलेबस है वो बहुत छोटा है और वहां पे जो भी कंटेंट में हमें जो फॉर्मूला मिलेंगे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट मिलेंगे और उसके ऊपर जो क्वेश्चन आने वाला है वो भी एकदम बेसिक लेवल का होगा। मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो श्योर सब लोग करते हैं और उनको आउटपुट भी मिलता है, मार्क्स भी मिलते हैं। उनमें से ये टॉपिक है जो अपन डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं आज, एंड वो है साउंड। साउंड तो साउंड मतलब क्या होता है इसके ऊपर अपन डायरेक्ट नहीं जाने वाले। साउंड मतलब क्या होता है उसके ऊपर अपन एट द एंड उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये साउंड को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो पढ़नी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, उसका डिस्कशन अपन करने वाले हैं। एंड जिससे रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज वेव। वेव क्या होता है? वेव मतलब व्हाट इज मीन बाय वेव? तो बेसिकली, हाँ बोलो सर्वेश। वेव मतलब होता है इट इज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस। ये क्या है? एक डिस्टर्बेंस है, ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस है मतलब क्या होगा? मीडियम के पार्टिकल को ये डिस्टर्ब करेगा, लेकिन ये डिस्टर्बेंस कैसा है? ऑसिलेटरी है। और इस ऑसिलेटरी वर्ड की मीनिंग होती है रिपीटेटिव, अगेन एंड अगेन। मतलब ये मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा अगेन एंड अगेन, इसलिए हमने लिखा है ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस। लेकिन किस लिए, क्या काम होता है इसका? तो ये जो ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस होता है इसमें से एनर्जी प्रोपागेट होती है, यानी हम लिख सकते हैं कि थ्रू विच एनर्जी प्रोपागेट्स, थ्रू विच एनर्जी प्रोपागेट्स थ्रू द गिवन मीडियम। मतलब एक्चुअल में ये जो एनर्जी को एक पोजीशन से, एक पॉइंट से, मतलब एक सोर्स से दूसरे पोजीशन पे यानी दूसरे रिसीवर तक लेके जाने वाला एक वे है जिसको अपन वेव बोल रहे हैं। और ये एनर्जी को लेके जब भी जाता है तो करता क्या है? ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो भी आएंगे उनको अपने पोजीशन से डिस्टर्ब करता है, उनको अपने पोजीशन से हटा देता है और एनर्जी को आगे लेके जाता है। इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं एज ए ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस थ्रू विच, जिसमें से एनर्जी कैन प्रोपागेट। तो वेव मतलब क्या होता है? एक ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस है जो मीडियम में से पास होगा, प्रोपागेट होगा, तो मीडियम को वाइब्रेट करेगा, मतलब ऑसिलेट करेगा। एंड इसका बेसिक पर्पस होता है एनर्जी को प्रोपागेट करके लेके जाना, ठीक है, एक जगह से दूसरे एनर्जी को लेके जाना। अब बेसिकली जो वेव्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसके तीन टाइप्स होते हैं। कुछ होते हैं मैकेनिकल वेव। अब ये मैकेनिकल वेव जो होता है, ऐसा वेव जिसको प्रोपागेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा वेव जिसको प्रोपागेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोला जाता है मैकेनिकल वेव। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब एकदम स्पेशल वेव है, एंड इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि व्हाइल प्रोपागेटिंग थ्रू द मीडियम, यहाँ पे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब मीडियम है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीडियम नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस टाइप के वेव को बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड इससे रिलेटेड और एक वेव आता है दैट इज मैटर वेव। अब ये मैटर वेव मतलब इस टाइप का वेव है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की एक अलग ब्रांच है जिसको अपन 12th के लास्ट के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, वहां पे हमें इसके अबाउट आइडिया आएगी कि ये एक्सप्लेन करता है एक आइडिया, और जिसके अकॉर्डिंग जो कोई भी मैटर जब कभी भी मोशन परफॉर्म करता है तो उस मैटर के मोशन की वजह से वो मैटर क्या करता है? वेव का नेचर एक्वायर करता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में जो है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज वेल एज मैटर वेव के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, बस इंट्रो में इनको जानना था कि ये मैकेनिकल वेव से क्यों डिफरेंट है। हमारा पूरा जो फोकस रहने वाला है वो रहेगा अबाउट मैकेनिकल वेव ओनली। तो जो बात अपन यहाँ पे मैकेनिकल वेव में डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले ये तो मालूम हो गया कि ये जो वेव्स होंगे जिनको अपन मैकेनिकल वेव बोल रहे हैं, इनको अगर मीडियम में से प्रोपागेट होना है तो कंपलसरी मटेरियल मीडियम वहां पे होना चाहिए, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं कि इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। मैकेनिकल वेव जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं हो सकते, इनको ट्रैवल करने के लिए कंपलसरी कोई सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, जो कुछ भी है, लेकिन वहां पे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मटेरियल मीडियम नहीं होगा तो इस टाइप की वेव प्रोपागेट नहीं होगी।
अब ये मैकेनिकल वेव के बारे में हमें और भी बहुत बातें डिस्कस करनी है। एक एग्जांपल लेते हैं कि हम यहाँ पे इस टॉपिक में जो कंसेप्ट पढ़ने वाले साउंड, तो ये साउंड जो होता है ये बेसिकली मैकेनिकल वेव के फॉर्म में मीडियम में से प्रोपागेट होता है, और मीडियम में से प्रोपागेट होगा इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव। मतलब ये साउंड के प्रोपागेशन के लिए रिक्वायरमेंट है मटेरियल मीडियम की। जैसे कि अपन यहाँ पे अगर ऑफलाइन क्लास होता अपन डिस्कस करते, मैं बोर्ड के ऊपर कुछ लिखता और आप अगर सामने बैठे होते तो आपको सुनाई देता। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि बेसिकली हमारे माउथ में एक स्फेरिकल एयर कॉलम है। लेक्चर के बाद देखो मिरर में जाके, ऐसे बड़ा स्फेरिकल एयर कॉलम है माउथ के अंदर, और उस एयर कॉलम में जो हमारी टंग है वो बस अप एंड डाउन ऐसे मूव होती है। एंड अप एंड डाउन मूव होने की वजह से वहां पे माउथ के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, एंड इसी डिस्टर्बेंस को अपन वेव बोल रहे हैं। एंड ये जो मैकेनिज्म अपन यहाँ पे देखते हैं, इस टाइप के मैकेनिज्म में ये साउंड वाला वेव वहां पे प्रोड्यूस होता है। और वहां पे टंग ने जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया था, हमारे सराउंडिंग में मटेरियल मीडियम प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, दिखता नहीं है लेकिन फिर भी है, तो ये जो साउंड में प्रोड्यूस कर रहा हूं ये मीडियम में प्रोपागेट होता है एंड ये आपके पास आ जाता है। अभी वर्चुअल चल रहा है प्रोसेस, तो जो साउंड में प्रोड्यूस कर रहा हूं वो माइक तक ट्रांसलेट हो रहा है, और माइक उसको इलेक्ट्रिकल का फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, फिर ये इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में लैपटॉप में जा रहा है, वहां से इंटरनेट के थ्रू हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वही इंटरनेट के थ्रू आपके मोबाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहा है, उस वेव का कन्वर्जन अगेन आपके मोबाइल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हो रहा है, एंड आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्जन हेडफोन है या फिर स्पीकर है वो आपको अगेन साउंड में कन्वर्ट करके दे रहे हैं। ठीक है, तो वो इस टॉपिक के डिस्कशन का वो पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने ऑफलाइन क्लास का आपको एग्जांपल दिया। लेकिन सेम पार्ट अगर हमें कंप्लीट करना है मून के ऊपर जाके, हम अगर क्लासरूम को मून पे लेके गए तो मून पे कोई मटेरियल मीडियम एग्जिस्ट ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए क्या होगा कि मून के ऊपर अगर मैं पढ़ाने लग जाऊंगा तो मेरे बस लिप की एंड टंग की मूवमेंट आप देख पाएंगे, लेकिन कोई भी साउंड वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड थी, एनर्जी रिक्वायर्ड थी, वो मेरे पास नहीं है, वो सब कुछ था, लेकिन माउथ के अंदर एयर कॉलम चाहिए जो डिस्टर्बेंस को लेके जाने वाला है, वो अगर वहां पे नहीं है तो साउंड प्रोड्यूस तो होगा, लेकिन जहां पे प्रोड्यूस किया है वहीं पे वैनिश होगा, वो प्रोपागेट होगा ही नहीं थ्रू द मीडियम। तो इस टाइप के वेव को अपन बोलते हैं मैकेनिकल वेव। तो ये मैकेनिकल वेव के जो है बेसिकली दो टाइप होते हैं जिनका अपन टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। पहला वाला आता है दैट इज ट्रांसवर्स वेव, एंड दूसरा होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव, these are the two types of mechanical waves। यानी कोई भी वेव अगर मैकेनिकल के फॉर्म में मटेरियल मीडियम के थ्रू मीडियम में से प्रोपागेट होता है तो उसके दो टाइप होते हैं प्रोपागेट होने के, एक तो ट्रांसवर्स के फॉर्म में जाएगा, नहीं तो लॉन्जिट्यूडनल के फॉर्म में जाएगा। अब ये ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल का क्या मतलब होता है, वर्ड की मीनिंग अगर लेंगे तो ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, लॉन्जिट्यूडनल का मतलब पैरेलल। लेकिन क्या परपेंडिकुलर एंड क्या पैरेलल, उसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा कि होता क्या है। देखो, जब भी ये ट्रांसवर्स वेव मटेरियल मीडियम में से प्रोपागेट होता है, जब भी ये ट्रांसवर्स वेव मटेरियल मीडियम में से प्रोपागेट होता है, तब होता क्या है देखो कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म्स वाइब्रेशन, परफॉर्म्स vibrations in a plane perpendicular, performs vibrations in a plane perpendicular to the direction of propagation of wave। मतलब कि जब भी मीडियम में से वेव प्रोपागेट होने वाला है, हमने पहले डिसाइड किया है कि वो मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट करने वाला है, ऑसिलेट करने वाला है, डिस्टर्ब करने वाला है। तो वहां पे जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसके वजह से अगर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वेव के प्रोपागेशन के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टाइप के वेव को हम बोलने वाले हैं एज ए ट्रांसवर्स वेव। यानी कैसे होगा, देखो फॉर एग्जांपल ये चॉक मतलब वेव है, मतलब एनर्जी का पैकेट है, यहाँ पे बोर्ड पे सोर्स है, एंड ये एनर्जी का पैकेट मतलब वेव इस तरह से मीडियम में ट्रैवल करने वाला है। जब भी ये ट्रैवल करता है तो इसके सामने कोई तो पार्टिकल्स आते हैं जिनको अपन मीडियम के पार्टिकल्स बोल रहे हैं। तो ये वेव प्रोपागेट होते टाइम उसके रास्ते में जो पार्टिकल आएगा उसको एक रेगुलर फॉर्मेट में डिस्प्लेस करेगा, पहले इसको उठा के ऊपर रख देगा, एनर्जी आगे जाएगी, फिर अपने पोजीशन पे वापस आएगा।
अगेन दूसरे पीछे से दूसरे एनर्जी का पैकेट आएगा, इसको नीचे ढकेल देगा, ये नीचे जाएगा, एनर्जी आगे जाएगी, फिर ये वापस आएगा। यानी कंटिन्यूसली एनर्जी आती रहेगी, मीडियम को डिस्टर्ब करती रहेगी, और ये डिस्टर्बेंस रिपीटेटिव होगा, ऑसिलेटरी होगा, एंड उस डिस्टर्बेंस की वजह से ये जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वो यहीं पे अपने पोजीशन के अबाउट वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा, और वाइब्रेशन परफॉर्म करने का इसका जो प्लेन है वो वेव के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होगा। एंड इसी वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, एक ग्राफ यूज करते हैं, और इस ग्राफ के नेचर को बोला जाता है साइन कर्व। वो क्यों? क्योंकि ये वेव का जो इक्वेशन होता है वो इटसेल्फ साइन के फॉर्म में होता है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाइव। इस फॉर्म में हम वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर वाई का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, देन ए का मतलब एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देन टी का मतलब टाइम, देन ये जो के आ रहा है, के का मतलब होता है 2 पाई बाय लैम्बडा, इसको बोला जाता है एज ए प्रोपागेशन कांस्टेंट, एंड एक्स का मतलब भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट मतलब हॉरिजॉन्टली है, वेव की प्रोपागेशन की डायरेक्शन में है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है, एंड ये वाई का जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, मतलब पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में है। एंड यहाँ पे जो फाई आता है, फाई, इस फाई को बोला जाता है फेज। अब ये सारी टर्म्स जो है इनकी मीनिंग अपन वन बाय वन देखने वाले। तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो ये ट्रांसवर्स वेव के नेचर का, प्रोपागेशन का फॉर्मेट इस तरह से होता है, जहां पे हम इसके डिस्प्लेसमेंट को प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, या फिर इसको प्लस ए एंड माइनस ए ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांसवर्स वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट में पार्टिकल का होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है एज ए क्रस्ट, एंड जो नेगेटिव पार्ट में मतलब नीचे के साइड में जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है इनको बोला जाता है ट्रफ। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव हमने अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है, और वहां पे हम जो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव की टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सारी हम अप्लाई करने वाले हैं एज इट इज फॉर लॉन्जिट्यूडनल वेव इटसेल्फ। तो बेसिकली ट्रांसवर्स वेव को पूरा डिटेल में समझो, वही सारी बातें एप्लीकेबल लॉन्जिट्यूडनल में रहेगी, जो डिफरेंस होगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कि ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या है, कि एनर्जी प्रोपागेट हो रही है थ्रू द मीडियम, और ये एनर्जी प्रोपागेट होते टाइम जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो वाइब्रेशंस परफॉर्म कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, और ये पोजीशन के अबाउट वाइब्रेशन परफॉर्म करते टाइम वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में इनके वाइब्रेशन चल रहे हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह के नेचर का एक ग्राफ का, जिसको साइन कर्व बोला जाता है क्योंकि इक्वेशन में साइन आता है, हम यूज करते हैं। तो जो पार्टिकल अपवर्ड डिस्प्लेस हुए थे उनको अपन यहाँ पे क्रस्ट बोल रहे हैं, जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है उनको अपन यहाँ पे ट्रफ बोल रहे हैं। तो वेव जब भी मीडियम में से प्रोपागेट हो रहा है तो दो पार्ट में वो मीडियम को डिफरेंशिएट कर रहा है, एक क्रस्ट के फॉर्म में, दूसरा ट्रफ के फॉर्म में। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो कि बेसिकली ये दो एडजेसेंट जो क्रस्ट है इनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है लैम्बडा, और इस लैम्बडा का मतलब होता है वेव की लेंथ। तो अपन ये वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट, या फिर ये ट्रफ के लिए भी एप्लीकेबल है, मतलब इनका भी सेपरेशन देखेंगे तो ये भी बनेगा लैम्बडा। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें वेव की केस में फॉलो करनी पड़ती है। अब ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या पे है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टिल वाटर है, शांत पानी है, उसमें हमने एक स्टोन डाल दिया, दगड़ टाकला, तो जहां पे स्टोन को हमने ड्रॉप किया है इनसाइड द वाटर, तो जिस पॉइंट पे स्टोन ड्रॉप हुआ है वहां पे एक डिस्टरबेंस सेट होता है। उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो वहां से वाटर जो है अपने पोजीशन के अबाउट अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे मूव होती है, मतलब वाटर की मूवमेंट नहीं हो रही, वाटर जहां पे थी वहीं पे है, लेकिन वो डिस्टरबेंस स्टोन से लेके एंड तक, जहां तक वाटर खत्म नहीं होती है, कम होता होता वो डिस्टरबेंस एंड तक ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे वो डिस्टरबेंस मतलब एनर्जी थी, मतलब वो वेव था जो प्रोपागेट हो गया, एंड वाटर की जो पार्टिकल है वो उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहे थे। इस तरह से ये ट्रांसवर्स वेव मीडियम में से प्रोपागेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वेवलेंथ मतलब क्या है बोल दिया है मैंने कि सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट या फिर टू एडजेसेंट ट्रफ। देन यहाँ पे जो पार्टिकल है इसकी मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसको बोला जाता है एज ए एम्पलीट्यूड।
अब देखो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन से जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वेव में पॉसिबल है उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। उसी से रिलेटेड एक और टर्म हम यहाँ पे पढ़ते हैं, दैट इज पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम या फिर टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी मतलब क्या होगा, देखो ये वेव की अपर हाफ साइकिल है, ये वेव की लोअर हाफ साइकिल है, दोनों को मिला देंगे तो एक सर्कल कंप्लीट हुआ। तो इसको एंड इसको मिला के जो एक साइकिल कंप्लीट होती है, उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको अपन पीरियोडिक टाइम बोल रहे हैं। एंड इस साइकिल को इस पर्टिकुलर केस में हम वाइब्रेशन बोलते हैं। तो पीरियोडिक टाइम मतलब क्या बनेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। पीरियोडिक टाइम मतलब क्या हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको बोला जाता है पीरियोडिक टाइम। अब पीरियोडिक टाइम आ गया मतलब उसके साथ फ्रीक्वेंसी को भी आना पड़ता है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, इसको अपन एन से डिनोट करेंगे, डेफिनेशन होती है इसकी 1/T यानी रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम। और एक्चुअल में हम इसको डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में, एक मिनट में, 1 आवर में, 1 डे में, 1 ईयर में, यूनिट टाइम जो भी है एसआई में हमने डिसाइड किया है कि 1 सेकंड हमारा यूनिट टाइम रहेगा। तो एक सेकंड के ऊपर अपन वर्क करते हैं। तो एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस कंप्लीट होते हैं वेव के व्हाइल प्रोपागेटिंग थ्रू द गिवन मीडियम, इसको बोला जाता है एज ए फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितने होंगे, फिर वो 10 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं। लाइट की केस में तो इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 15 इतने वाइब्रेशंस होते हैं, तो वो बनती है वेव की फ्रीक्वेंसी। तो जो बातें अपन यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पूरा बेसिक पार्ट रिलेटेड टू वेव यहाँ पे कवर होता है और इसके बारे में हमें आगे जो है हर एक कंसेप्ट में डिस्कस करना है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड हो गया, पीरियोडिक टाइम हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गया, देन वेवलेंथ हो गई, वहां पे प्रोपागेशन कांस्टेंट आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। ये सारी बेसिक जो बातें हमने ट्रांसफर से रिलेटेड देखी है, सारा का सारा नोमेनक्लेचर सेम एप्लीकेबल होता है फॉर लॉन्जिट्यूडनल वेव आल्सो। बस यहाँ पे जो है ट्रांसवर्स वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैंने यहाँ पे बोल दी है, वो आपको बुक में एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिख के दी है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, उनको आपको एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन अगर आ गया टॉपिक का तो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिस्कशन में तो कवर कर ली है, लेकिन टेक्स्ट बुक में से भी आप एक बार उसको देख लेंगे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें आपको ट्रांसवर्स वेव के बारे में याद रखना है, इट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड और सरफेस ऑफ लिक्विड ओनली, सरफेस ऑफ लिक्विड ओनली। यानी कि ये जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं तो गैस में से या फिर लिक्विड के अंदर से ये ट्रैवल नहीं कर सकते, ये ट्रैवल होंगे ओनली थ्रू द सरफेस ऑफ लिक्विड या फिर फ्रॉम द सॉलिड, सॉलिड के अंदर से या फिर लिक्विड के सरफेस के ऊपर से ये ट्रैवल करते हैं। तो ये जो ट्रांसवर्स वेव हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बोला है जो वाटर के सरफेस के ऊपर फॉर्म हो रहा है। अनदर उसका बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग हाथ में पकड़ ली है और उस स्ट्रिंग को हम वॉल में फिक्स कर रहे हैं, और वॉल में फिक्स करने के बाद उस स्ट्रिंग को मैं यहां से अगर ऐसे वाइब्रेशन सेट कर दूंगा तो जो ग्राफ मैंने आपको शो किया था वही ग्राफ फॉर्म होगा। तो उस ट्रांसवर्स वेव की स्पीड अलोंग द रोप जो होती है, इट इज गिवन बाय स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव along the rope, ये होती है v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ t बाय म्यू। यहां पे t का मतलब लेना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग को टेंशन कहां से आ गया, स्ट्रिंग अपन खींच रहे हैं ना पकड़ के, मतलब अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट फोर्स उस स्ट्रिंग के ऊपर क्या हो रहा है, टेंशन इंड्यूस हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो टी बनेगा उसका टेंशन, एंड ये जो म्यू है इसका मतलब होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, यानी मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो रोप के ऊपर या फिर स्ट्रिंग के ऊपर फॉर्म होने वाला है। एंड इन जनरल हम वेव के बारे में अगर डिस्कस करेंगे, फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ट्रांसवर्स है, लॉन्जिट्यूडनल है,
कोई भी वेव है तो उस वेव के वेलोसिटी के लिए हमारे पास अलग से एक्सप्रेशन है। देखो अभी मैंने ग्राफिकली प्लॉट करके आपको बोला था कि यहाँ पे इस कंडीशन को, इस मतलब स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वन वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये वेव कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल टू लैम्बडा, एंड इसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, टी। तो अगर अपन यहाँ पे इन जनरल स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे स्पीड को अगर मैं c बोलूंगा, डिस्टेंस को अगर लैम्बडा बोलूंगा, टाइम मतलब पीरियोडिक टाइम है, तो हमें वेव के वेलोसिटी का इन जनरल, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी वेव के लिए ये एक्सप्रेशन एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि वो ट्रांसवर्स होना चाहिए, ट्रांसवर्स की बात चलेगी उसके लिए बस यही फॉर्मूला है, लेकिन इन जनरल किसी भी वेव की अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो उसके लिए एक्सप्रेशन है c इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन टी, वेयर c इज द स्पीड, लैम्बडा इज द वेवलेंथ, t इज द पीरियोडिक टाइम। बट हमें फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मालूम है, उसमें मैंने बोला था कि फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 अपॉन टाइम होता है, यानी कि ऊपर का जो रिलेशन है वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, c इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्बडा। इन जनरल हर एक टाइप के वेव के लिए ये एक्सप्रेशन एप्लीकेबल है, लेकिन बात अगर ट्रांसवर्स की होगी तो वहां पे v इक्वल्स टू रूट ऑफ t बाय म्यू, यही पार्ट हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में बाकी जो बातें थ्योरेटिकल, ऑलरेडी ग्राफ से रिलेटेड हमें मालूम है कि वहां पे जो फेज है वो चेंज होगा, जो एम्पलीट्यूड है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो पीरियोडिक टाइम है, एक वेव की कांस्टेंट ही रहेगी। देन वहां पे एक क्रस्ट, एक ट्रप, इनको मिला के एक वाइब्रेशन बनता है, एंड दो एडजेसेंट क्रस्ट, दो एडजेसेंट ट्रप के बिटवीन का सेपरेशन मतलब वेवलेंथ होता है। यही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव बोल के पॉइंट टू पॉइंट दिए है, जो ऑलरेडी डिस्कशन में हमने कवर कर लिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब आप पॉइंट टू पॉइंट बुक में से लिख लेंगे और उसको लर्न भी करेंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये बन गया आपका ट्रांसवर्स वेव का पार्ट। अब जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव देखा है, विच इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, इसकी तरह और एक वेव आता है जिसको अपन बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव। और लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होता है वो हम देखेंगे। उससे पहले मुझे बोलो कि अगर कोई वेव मीडियम में से ट्रैवल कर रहा है और उसकी स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और उसकी वेवलेंथ आपको दी है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, तो वहां पे पीरियोडिक टाइम कितना होगा। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दो मुझे, कमन फास्ट। बाकी रिमेनिंग तो प्रैक्टिस के लिए मैं वर्कशीट देने ही वाला हूं। कर रहे सॉल्व। 0.75 into 10⁻15. 10⁻15, वेरी गुड। चलो क्या होगा, c इक्वल्स टू n इंटू लैम्बडा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें पीरियोडिक टाइम पूछा है तो ये वाला एक्सप्रेशन लेंगे। तो t बनेगा लैम्बडा अपॉन c। लैम्बडा है 4 इंटू 10⁻⁻7, c है 3 इंटू 10⁸8, यानी 4/3 अगर करेंगे तो ये बनेगा 1.12 इंटू +8 ऊपर जाएगा -8 -8 -7 मतलब -15 सेकंड। कितने टाइम में वहां पे एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगा। सेम था आंसर अनुजा? नाही सर, चुकलं. एनचे फाइंड केली मी, टीचे करायची ती. ठीक है, एन का रेसिप्रोकल ले लो, दैट विल बी करेक्ट आंसर। देविका करेक्ट है, वेरी गुड। तो इस तरह से ये वेव का इन जनरल एक्सप्रेशन होता है। एंड अगर बात ट्रांसवर्स वेव की करेंगे, जो एक रोप के ऊपर सेट किया है, तो उसकी स्पीड इज गिवन बाय v इक्वल्स टू रूट ऑफ, बोलो, t बाय म्यू। t का मतलब टेंशन, म्यू का मतलब मास पर यूनिट लेंथ। उसके बाद में नेक्स्ट डिस्कशन हम करने वाले हैं, एंड दैट विल बी रिलेटेड विद लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब ये लॉन्जिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव का मतलब यहाँ पे पैरेलल आने वाला है, कुछ तो पैरेलल होगा। क्या पैरेलल होगा, ट्रांसवर्स में हमने डिफाइन करते टाइम परपेंडिकुलर किसको रखा था, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के वाइब्रेशन के प्लेन को। यहाँ पे वही प्लेन क्या होगा, पैरेलल होगा। कैसे पैरेलल होगा, देखो लॉन्जिट्यूडनल वेव जब भी मीडियम से प्रोपागेट होता है, जैसे कि लॉन्जिट्यूडनल वेव निकला है, यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आ गए, इसको प्रोपागेट होना है, तो ये एनर्जी का पैकेट क्या करता है, इधर जो भी सारे पार्टिकल्स है उनको ऐसे कॉम्प्रेस कर लेता है और इनके साथ एनर्जी अटैच होती है। फिर ये एक्सपांड होते हैं, एनर्जी का पैकेट आगे जाता है, पीछे से एनर्जी आती है, इनको कॉम्प्रेस करती है, एनर्जी का पैकेट
अटैच होता है, ये एक्सपांड होते हैं, एनर्जी आगे जाती है, मतलब एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे जो पार्टिकल था आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, मतलब जो प्रोपागेशन की डायरेक्शन है उसके पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो बनेगा लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं द वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, particles of the medium performs vibrations in a plane parallel to the direction of propagation of wave। मतलब यहां पे वेव के प्रोपागेशन के डायरेक्शन को पैरेलल प्लेन में अगर ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेशंस परफॉर्म करते हैं तो उसको अपन कंसीडर करेंगे एज ए लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो यहां पे जो है लॉन्जिट्यूडनल वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह का कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो यहां पे होता क्या है, देखो ये कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन जो हो रहे हैं, इनकी जो मतलब रिप्रेजेंटेशन के बाद में जो भी टर्मिनोलॉजी आएगी वो सिमिलर होगी ट्रांसवर्स वेव की। जैसे ट्रांसवर्स वेव में एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड का मतलब वहां पे क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। यहाँ पे भी क्या होगा, वही होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। वहां पे हमने वेवलेंथ को डिफाइन किया था, वहां पे बोला था सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रप, क्रस्ट और ट्रप। यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस। वहां पे पीरियोडिक टाइम को हमने डिफाइन किया था, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। यहाँ पे भी सेम पार्ट होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वहां पे फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया था, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। यानी जो टर्मिनोलॉजी, जो रिप्रेजेंटेशन हमने ट्रांसवर्स वेव में स्टडी किया था एज इट इज, ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। बस ट्रांसवर्स को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सिंपल है, समझने के लिए इजी होता है, इसलिए हम स्टैंडर्ड रेफरेंस मेथड में उसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड यहाँ पे नोमेनक्लेचर एज इट इज अप्लाई होते हैं। यहाँ पे फिर से जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव आएंगे, बाकी पूरे तो सेम आएंगे, बस यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा, इट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये सॉलिड से, लिक्विड से एंड गैस से किसी भी मीडियम में से ट्रैवल कर सकता है एंड इनकी जो स्पीड है वो गैसेस में सबसे कम होती है एंड सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है। जैसे हम जो साउंड की बात कर रहे हैं, ये साउंड अगर प्रोपागेट हो रहा है थ्रू द मीडियम, और मीडियम अगर एयर है, उसका टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो होती है 331 332 मीटर पर सेकंड। वही साउंड अगर एल्यूमिनियम में से प्रोपागेट हो रहा है तो उसकी स्पीड 6432 मीटर पर सेकंड, ये रेंज में जाती है। मतलब ये लॉन्जिट्यूडनल वेव में स्पीड जो है वो अगर मीडियम की डेंसिटी बढ़ेगी तो इंक्रीज होता है। तो बाकी सारा नोमेनक्लेचर इसी की तरह था, ट्रांसवर्स की तरह, तो उसको अपन लेके नहीं आएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आएगा स्पीड और वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स, सॉरी लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो ये जो लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है, इसकी स्पीड का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू रूट ऑफ E अपॉन रो। v का मतलब स्पीड, E का मतलब यहां पे आपको लेना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम जो अपन बल्क मॉडुलस लेते हैं, एंड D का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड का पार्ट ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। एंड इससे पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट ट्रांसवर्स वेव। तो दोनों भी केस में एक प्रॉपर्टी कॉमन होती है जिसको अपन बोलते हैं कि ये दोनों जो वेव्स है ये डबल पीरियोडिसिटी का फेनोमेनन जो है वो ओबे करते हैं। अब डबल पीरियोडिसिटी मतलब क्या, ये पीरियोडिक इन टाइम होते हैं एज वेल एज पीरियोडिक इन स्पेस होते हैं। मतलब जो मीडियम का पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ था वो थराविक टाइम इंटरवल के बाद में अगेन अपने पोजीशन के ऊपर आता है, मतलब पीरियोडिक इन टाइम हो गया। एंड उसके बाद में जो कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स है इक्वल फेज पे, इक्वल सेपरेशन पे होते हैं, मतलब वो पीरियोडिक इन स्पेस होता है। तो स्पेस एंड टाइम दोनों की पीरियोडिसिटी ये जो वेव वाला पार्ट है वो अप्लाई करते हैं, इसलिए हमने बोला है कि ये वेव जो है वो डबल पीरियोडिक होते हैं, डबल पीरियोडिसिटी वो ओबे करते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे अबाउट साउंड, जो हमारे टॉपिक का मेन पॉइंट था और जिसका हमें रिक्वायरमेंट, जिसका हमें इंतजार था।
तो ये साउंड को पढ़ने से पहले इतनी सारी बातें हमने इसलिए डिस्कस की थी कि ये साउंड मतलब क्या है, एनर्जी है जो मीडियम में से प्रोपागेट होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। और कौन से फॉर्म में प्रोपागेट होती है, तो बेसिकली ये प्रोपागेट होती है फ्रॉम लॉन्जिट्यूडनल वेव। एज लॉन्जिट्यूडनल वेव इज ए टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, यानी साउंड को मीडियम में से प्रोपागेट होने के लिए कंपलसरी रिक्वायरमेंट होगी मटेरियल मीडियम की, तभी ये साउंड प्रोपागेट हो सकता है। जो एग्जांपल मैंने मून की क्लासरूम एंड अपनी क्लासरूम के बारे में बोला था, उसी की वजह से मून पे जाने के बाद वहां पे साउंड प्रोपागेट नहीं होगा थ्रू द गिवन मीडियम। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव के फॉर्म में साउंड प्रोपागेट होता है। तो सबसे पहले ये साउंड से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो न्यूटन था, न्यूटन है, न्यूटन रहेगा, न्यूटन ही रहेगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम से न्यूटन, इसने सबसे पहले बोला था कि जो साउंड का प्रोपागेशन होता है थ्रू द गिवन मीडियम, साउंड का जो प्रोपागेशन होता है थ्रू द गिवन मीडियम, तो साउंड प्रोपागेट होते टाइम मीडियम में से वहां पे एक प्रोसेस होती है और उसको न्यूटन ने एज्यूम किया था एज ए आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, अब ये कहां से आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस? हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ये सारी प्रोसेस के बारे में डिस्कस नहीं किए, 12th के टॉपिक में हम करने वाले हैं। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या होता है, आई थिंक ये आपको मालूम होगा। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम होता है, कांस्टेंट होता है, उसको बोला जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस न्यूटन ने क्यों बोला, उसके लिए रीजन है। देखो, न्यूटन को ऐसे लगता था कि जब भी मीडियम में से साउंड प्रोपागेट होता है तो वहां पे कॉम्प्रेशंस होते हैं एंड रेयरफैक्शंस होते हैं। तो ये कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शन का जो फिनोमिनन है वो इतना स्लो होता है कि वहां पे कॉम्प्रेशन में जो हीट प्रोड्यूस हो गई वो सराउंडिंग को लॉस हो जाती है, एंड एक्सपेंशन में जो हीट रिक्वायर्ड है वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की जाती है। यानी कि वहां पे प्रोपागेट हो रहा है वो वेव, उसका जो टेम्परेचर है वो वेरी नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। एंड वी नो दैट कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो होता है इक्वल टू P, एंड यहां पे P का मतलब है प्रेशर। ये न्यूटन का मानना था, न्यूटन ने बोला था, तो प्रेशर बोल दिया। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे जो लॉन्जिट्यूडनल वेव के स्पीड का फॉर्मूला मैंने लिखा था, v इक्वल्स टू रूट ऑफ E बाय रो, तो यहाँ पे E विल बी रिप्लेस्ड बाय P होगा। यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्पीड ऑफ साउंड नाउ गिवन बाय v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ P अपॉन रो, वेयर P का मतलब प्रेशर, रो का मतलब डेंसिटी ऑफ द मीडियम। एंड वी नो दैट ये जो प्रेशर है ये हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग मर्क्यूरी थर्मोमीटर, सॉरी मर्क्यूरी मैनोमीटर, बैरोमीटर, और उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू H इंटू रो इंटू G। अब अगर नॉर्मल कंडीशन लेंगे रूम टेम्परेचर की, जहां पे साउंड को जनरली अपन एज्यूम करते हैं, तो वहां पे जो मर्क्यूरी की हाइट है वो होती है 0.76 मीटर ऑफ Hg। 760 मिलीमीटर ऑफ Hg मतलब 0.76 मीटर ऑफ Hg। देन रो मतलब डेंसिटी, यहाँ का रो जो है वो मर्क्यूरी की डेंसिटी रहेगी जो होती है 13600 kg पर मीटर का क्यूब। G का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड ये डिनोमिनेटर में जो अपन डेंसिटी लेते हैं मीडियम की, मीडियम अगर अपन एयर कंसीडर कर रहे हैं तो ये एयर की डेंसिटी होती है 1.293 kg पर मीटर का क्यूब। यानी कि देखो, हम साउंड की बात कर रहे हैं, साउंड के बारे में न्यूटन ने बोला कि जब भी ये साउंड मीडियम में से प्रोपागेट होता है तो वहां पे वो इतनी स्लो प्रोसेस है कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन की कि वहां पे टेम्परेचर वेरी होता ही नहीं, मतलब वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। एंड अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होती है तो वहां पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब प्रेशर होता है। तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला और उसकी ये वैल्यू आ गई। अगर हम ये सारी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ द साउंड मिलती है अराउंड 279.9 मीटर पर सेकंड। बाद में आप क्रॉस चेक कर सकते हो, अभी डायरेक्ट जो नंबर है उसको देखो, 279.9 मीटर पर सेकंड। लेकिन न्यूटन ये बात बोलने से पहले बहुत सारे लोगों ने स्पीड ऑफ द साउंड जो है वो मेजर करके रखी थी, बाद में भी मेजर हो गई, और हमें मालूम था कि जो साउंड की स्पीड है थ्रू द मीडियम, थ्रू द एयर, वो होती है इन द रेंज ऑफ 331 या फिर 330 मीटर पर सेकंड।
न्यूटन ने प्रैक्टिकली ये सारी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट की और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की, मतलब यहाँ पे दोनों वैल्यू में बहुत डिफरेंस था एंड इनको अगर कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट न्यूटन के थ्योरी की वजह से एरर आ रहा था 16% का, 16% का। इसलिए ये न्यूटन ने जो थ्योरी बोली थी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच नहीं कर रही थी। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें नेक्स्ट पार्ट पढ़ना पड़ेगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट पार्ट पढ़ना पड़ेगा जहां पे हम पढ़ने वाले हैं लैपलेस करेक्शन। लैपलेस करेक्शन, लैपलेस करेक्शन। अब ये लैपलेस कौन है? ये भी साइंटिस्ट है। इसने क्या करेक्शन किया देखो, इसने क्या बोला कि जो न्यूटन बोल रहा है वैसे नहीं है। न्यूटन ने बोला कि प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू द मीडियम आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये लैपलेस बोल रहा है कि साउंड का प्रोपागेशन थ्रू द मीडियम ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो होता है, और लैपलेस बोल रहा है कि साउंड मीडियम में से प्रोपागेट होता है तो वो इतनी फास्ट प्रोसेस होती है कि कंप्रेशन में जो हीट प्रोड्यूस हो गई एंड रेयरफैक्शन में जो हीट रिक्वायर्ड है ये मीडियम को लेने के लिए एंड मीडियम से देने के लिए, मीडियम को देने के लिए एंड मीडियम से लेने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, इसलिए सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है। इसका मतलब वो जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई। एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, तो इस एडियाबैटिक प्रोसेस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो होता है गामा इंटू पी। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो होता है गामा इंटू पी, वेयर गामा का मतलब एडियाबैटिक कांस्टेंट जो होता है इक्वल टू सीपी बाय सीवी। एंड अगर अपन बात एयर की करेंगे तो एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.4। तो इससे क्या हुआ, बाकी सारा पार्ट सेम रहेगा। स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय रूट ऑफ ई अपॉन रो, लेकिन ई को अभी बोला गया है बाय लैपलेस गामा इंटू पी बाय रो। पी की वैल्यू हमें मालूम है गिवन बाय एच इंटू रो इंटू जी होता है, इसको रो ऑफ एयर बोलो। इनकी वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगी, बस इस स्क्वायर रूट में एडिशनल गामा यानी 1.4 आएगा। तो यहाँ पे जो स्पीड आती है वो 331.5 मीटर पर सेकंड इसके नियर अबाउट आती है। जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की थी वही स्पीड यहाँ पे हमें मतलब ऑब्जर्व हो रही है, इसलिए लैपलेस ने जो करेक्शन बोला था ये करेक्ट था। एंड आगे हम इसी को फॉलो करते हैं एंड हम कंसीडर करते हैं कि प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू द मीडियम इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर? चलो Yes, इसका sir. स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। ओके, अब यहां पे न्यूटन का फॉर्मूला हो गया, लैपलेस का करेक्शन हो गया। अब हम इस कंक्लूजन के ऊपर आ गए कि बेसिकली स्पीड ऑफ द साउंड थ्रू द मीडियम अगर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है गामा पी बाय रो। तो मीडियम के कौन से पार्ट, कौन से प्रॉपर्टी के साउंड के स्पीड के ऊपर इफेक्ट करते हैं वो हमें देखना है। तो इसके लिए पहला इफेक्ट आएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो आपको लगेगा कि सर यहाँ पे प्रेशर आ रहा है तो डायरेक्ट प्रेशर के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट में, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये प्रेशर के वेरिएशन से क्या होगा। देखो ऊपर का ही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, V इक्वल्स टू गामा इंटू पी बाय रो, बट ये जो डेंसिटी है ये बनती है मास अपॉन वॉल्यूम। इसको अगर पुट करेंगे तो V इक्वल्स टू बन गया गामा इंटू पी इंटू वी अपॉन एम, बट यहां पे जो PV होता है इक्वल्स टू nRT होता है, यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो PV कांस्टेंट ही रहता है। आपको लगेगा सर यहाँ पे प्रेशर चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये प्रेशर के चेंज होने से डेंसिटी में जो वॉल्यूम आ रही है वो इस तरह से चेंज होगी कि प्रेशर का चेंज वो कैंसिल करेगी और प्रेशर से कोई इफेक्ट ही नहीं होगा साउंड के स्पीड के ऊपर। यानी ये पार्ट अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो V का फॉर्मूला बन गया nRT अपॉन m, और इस एक्सप्रेशन से हम बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का चाहे कुछ भी हो जाए साउंड की स्पीड को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट इफेक्ट हमें देखना है, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखने के लिए हमें यही रिलेशन हेल्प करने वाला है। तो इस रिलेशन से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, क्योंकि NR/M ये तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि V एट अगर 0 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट 0 डिग्री सेल्सियस बनेगा। एंड इन दोनों को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो हमें रिलेशन मिलेगा V अपॉन V नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ T अपॉन T नॉट। बट ये टेम्परेचर जो है हमें एक्चुअल में एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग लेने पड़ते केल्विन में। तो कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे ये V अपॉन V नॉट तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे T नॉट का मतलब 273 केल्विन है, लेकिन T मतलब कोई भी टेम्परेचर हो सकता है जिस पे हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो इसमें मैं उस टेम्परेचर को ऐड करूंगा तो कैपिटल T की वैल्यू बनेगी 273 अपॉन T, 273 प्लस T अपॉन 273। अगर इसको सेपरेट करेंगे तो सेम एक्सप्रेशन बनेगा V अपॉन V नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 273 कैंसिल होंगे, 1 प्लस T अपॉन 273। सीधा सीधा A प्लस बी अपॉन सी को मैंने A बाई सी प्लस बी बाई सी लिखा है, कुछ भी नया नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो कि बेसिकली ये V नॉट को अगर भेज देंगे उधर तो ये बनेगा V इक्वल्स टू V नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस T अपॉन 273। स्क्वायर रूट है मतलब उसको अपन 1/2 भी लिख सकते हैं। एंड अभी सब मैथ्स वाले कैंडिडेट तो हमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी मालूम है, उसको अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे V का एक्सप्रेशन बनेगा V नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 इंटू T अपॉन 273। तो यहाँ पे लास्ट में हम ये V नॉट को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा है V नॉट प्लस V नॉट अपॉन 273 का डबल मतलब 645 टाइम्स ऑफ T। बट V नॉट की जो वैल्यू है हमें लेनी है 331 मीटर पर सेकंड। इसको अगर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइनली एक्सप्रेशन मिलता है V इक्वल्स टू V नॉट प्लस 0.61 टाइम्स ऑफ T। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपको बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर T, किसी भी टेम्परेचर T पे अगर साउंड की स्पीड कैलकुलेट करनी है, बस कंडीशन है वो टेम्परेचर केल्विन में चाहिए, तो उस केस में हम लास्ट वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं जिसमें V नॉट की वैल्यू लिख के दी है, दैट विल बी 331 मीटर पर सेकंड। 0.61 ये तो कांस्टेंट हो गया, उसको अगर अपन टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वहां पे गिवन टेम्परेचर पे जो साउंड की स्पीड है वो कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। है क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? एस नो? ओके। उसके बाद में इफेक्ट आता है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। तो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी के लिए हम वही लैप्लास ने जो करेक्शन बोला था उसका ही यूज करने वाले हैं। यहाँ पे डेंसिटी थर्ड वन आएगा, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, या फिर डेंसिटी को आपको अगर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी दी है, मतलब मॉइस्चर कितना है एयर में, उसके फॉर्म में अगर डेटा दिया है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है एयर दो टाइप की होती है, एक ड्राई एयर होती है, एक मॉइस्चर जिसमें ज्यादा है वो मॉइस्चर की एयर होती है। तो जो डेंसिटी ऑफ द ड्राई एयर है वो मॉइस्चर वाले एयर से हमेशा से ज्यादा होती है। अभी हमने जो फॉर्मूला यूज किया है बहुत बार वो है गामा इंटू पी अपॉन रो। तो इसका मतलब वेलोसिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें साउंड की स्पीड कम होगी, एंड मॉइस्चर वाले एयर में अपोजिट पार्ट होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड ऑफ साउंड एंड डिपेंडेंसी ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड। है क्लियर? यस। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। बाकी जो